हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बिहार का इतिहास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद ये सारण जिला में और चेचर वैशाली जिला में है। यहां से 9 पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचवीस ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंघम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन ह्वेनसांग और फाहियान ने किया है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहां से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषरावा गांव की पहचान कनौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा स्थापित गांव के रूप में की। कनिंघम ने बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप और लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगिरी और गया के पास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित हैं। याद रखिएगा। देखिए, कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर यानी अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा यानी बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कोसल और विदेह की सीमा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपदों मगध, वजी और अंग का वर्ण अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र यानी जैन साहित्य में मिलता है। तो याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में जिसका वर्ण मिलता है कौन कौन से? मगध, वजी और अंग महाजनपदों का। देखिए, अंग इसकी राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद को अंग कहा जाता था। तो इसकी राजधानी कहां थी? चंपा। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। वजी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वजी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वजी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाठ गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे बौद्ध संगीति के बारे में दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी 67वीं में 67th में पूछा गया था। तो यहां से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष यानी प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और इस समय जो शासक थे अजातशत्रु, और ये हार्यक वंश से संबंधित थे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन। प्रथम बौद्ध संगति में जो वर्क हुआ था विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे। इस समय शासक कलाशुक ये जो थे शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। और इसमें बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य था, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था, बौद्ध धर्म स्थावीर एवं
महासांघिक में विभाजित। तृतीय बौद्ध संगतियां पाटलिपुत्र में हुआ 247 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीसस। शासक कौन थे, किसके समय में हुआ, किस शासक के समय में हुआ था, तो अशोक के समय में। अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तीसरा पिटक अभिधम्ब पिटक जोड़ा गया। तीसरा पिटक अभिधम्ब पिटक जो है इसमें जोड़ा गया। किसमें, बौद्ध संगति तृतीय में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कहां पर हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। कब, समय क्या है, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और किसके समय में हुआ, कनिष्क के समय में हुआ, और ये कुषाण वंश से संबंधित थे। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। तो याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था हीनयान और महायान में। और एक बात और ध्यान में रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है बिहार में नहीं हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जैन संगतियां। जैन संगतियां, पहला जो जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में हुआ था 310 ईसा पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन। तो प्रथम जैन संगतियों में जो हुआ था, जो घटना घटित हुई थी, जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ और 12 अंगों का संपादन हुआ। द्वितीय जैन संगति जो हुआ था वो वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईसा पूर्व में। और किसके अध्यक्षता में, तो देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। ठीक है, और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी इस समय जो घटना घटित हुई जैन धर्म में, वो क्या हुआ था, द्वितीय जैन संगतियों में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था द्वितीय जैन संगति में। इसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुबनी में हुआ था। कुल शासक जो है, इनका संबंध जो है कुल शासक से है। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ है। और बचपन का इनका नाम जो था सिद्धार्थ, पिता सुदोधन, माता का नाम महामाया। और सौतेली माँ यानी मौसी जो थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम था यशोधरा और अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद कछना भी है। याद रखिएगा, इनका अन्य नाम भी पूछा गया है। और जो महात्मा बुद्ध के पुत्र का जो नाम था, क्या नाम था, राहुल। देखिए महात्मा बुद्ध 29 वर्ष में गृह त्याग, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की और कठिन तपस्या के पश्चात जो है प्राप्त हुई। तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति तथागत एवं जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद ये तथागत और बुद्ध कहलाए। तो कहां पर, कब और किस नदी के तट पर, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें तथागत और बुद्ध के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बोध, धम्म और संघ। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए बौद्ध धर्म के अष्टांगिक जो मार्ग है, इसको ध्यान रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह है अष्टांगिक मार्ग। और देखिए प्रतितय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है।
तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रतितय समुपाद। महावीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका कुल ज्ञात्रिक कुल का था। इनका कुल क्या था? ज्ञात्रिक कुल था। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ थे, माता का नाम त्रिशला और ये लिच्छवी राजकुमारी थी। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और इनके जो दामाद थे जमाली थे। 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष के तपस्या के बाद? 12 वर्षों के तपस्या के बाद। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति जो है जिरिम्भिक ग्राम के निकट रेजुपालिका नदी के तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कैवल्य प्राप्त होने के बाद यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवलिन, जीन यानी विजेता, अहर्त यानी योग एवं निग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये किन के नामों से जाने गए? केवलिन, जीन यानी विजेता, अरहर्त यानी योग्य और निग्रंथ यानी बंधन रहित। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है इसको याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत प्रश्न पूछे गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत जो है वो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य का जन्म मतलब कि या इनका जो कह सकते हैं कि जो इसमें 5वां जो व्रत है ब्रह्मचर्य महावीर का दिया हुआ है। महावीर ने इसका निर्माण किया था, जबकि शेष 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित थे। स्यादवाद यानी अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। कौन? वृद्धरथ वंश। जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार अगर बात करें तो मगध का पहला राजवंश हार्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। कब? 544 से 492 ईसा पूर्व के बीच इनका समय है, याद रखिएगा। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी जो है ये परसेनजीत की बहन थी, इनसे विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। और इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना या छलना, नाम दोनों एक ही है, चेलना या छलना से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंगराज को मगध में मिला लिया। उसका अवंती के शासक चंड प्रधोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। कालांतर में प्रधोत के इलाज के लिए उसने जो है अपने वैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का जो है अनुयायी था। बिंबिसार जो है क्या था? बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक 492 से 460 ईसा पूर्व में बना। समय याद रखिएगा, 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजीरा से विवाह होता है। वह काशी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने अपनी मंत्री वस्कार की मदद से जो है वजी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब? 483 ईसा पूर्व में हुई। 483 ईसा पूर्व में इसके ही जो है संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। अजातशत्रु के मृत्यु के बाद, और अजातशत्रु का मृत्यु कैसे हुआ था? तो इसके पुत्र उदयन ने इसका हत्या कर दिया था।
अजात शत्रु के मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना 460 ईसा पूर्व में। उसने अपनी राजधानी राजगिरी यानी गिरिव्रज से पाटलिपुत्र, गंगा तथा सो नदी के संगम पर बसाया गया नगर जो है पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र कहां पर है? गंगा और सो नदी के संगम पर बसाया गया एक नगर है। तो इसने क्या किया? उदय ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दी। उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक या दर्शक, इन्होंने क्रमशः जो है अल्प काल तक जो है शासन किया, यानी तीनों ने शासन किया लेकिन कम समय के लिए। शिशुनाग वंश जो समय है 412 से 344 ईसा पूर्व है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग हरेक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक या काकवर्ण शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति यानी 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई, जिसमें स्थावीर और महासांघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। देखिए, नंद वंश समय है 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश का जो है अंत कर महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता था। उसे शूद्र, याद रखिएगा, उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। इसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, है, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक, याद रखिएगा, घननंद था और उसी के समय यूनानियों यानी सिकंदर का जो है आक्रमण हुआ था। किसके समय? घननंद के समय में सिकंदर का यानी यूनानियों का आक्रमण हुआ। इसके बाद है मौर्य वंश। देखिए, पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों कहा गया है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की। ठीक है। और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मणी लिपि को जो है अनुदित किया। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यानी यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम यानी वितस्ता के तट तक जो है आ जाता है। यही उसका पोरस से युद्ध होता है। किससे? पोरस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसे वितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। ब्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक घननंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। कितना? 19 महीने। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, इनका समय 321 से 298 ईसा पूर्व है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घननंद को जो है पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का जो है शासक बन गया। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त जो है मगध का शासक बना। और 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। ठीक है, 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को जो है एरिया काबुल, आराकोसिया कंधार और जेड्रोसिया मकरान तथा पेमिसदाई
पेरीपेमिस दाई हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ और साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र चंद्रगुप्त का जो पुत्र था बिंदुसार, इसको सत्ता जो है सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चले गए और वहीं सलेखना यानी उपवास से अपने प्राण को जो है त्याग दिए। तो जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को जो है सत्ता को सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक चले गए और वहीं सलेखना यानी उपवास से जो है अपने शरीर को या अपने प्राण को त्याग दिए। इसके बाद बिंदुसार का जो समय है 298 से 272 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा, बिंदुसार जो है इसे अमित्रघात, भद्रसेन, शीसेन आदि कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन, शीसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस मौर्य जो है मौर्य दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा, बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस और मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनिसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद अशोक का समय आता है और समय है 272 से 232 ईसा पूर्व का। अशोक सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राजाभिषेक किया। राजाभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में यानी राजाभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग विजय किया। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र तीसस का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक जो था वो शैव था। राजाभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुबनी गया और उसे उल्विक यानी कर मुक्त घोषित किया तथा भाग को हटाकर, यानी भाग जो है एक कर है, इसको हटाकर 1/8 कर दिया। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, इसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तो अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख सरेकुना से यूनानी और अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख जो है प्राप्त हो चुके हैं। कितने? अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के वृहद शिलालेख धौली, यह जो है याद रखिएगा, यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। शहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान यानी पेशावर में स्थित है। मानसेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालसी यह वर्तमान उत्तराखंड यानी देहरादून राज्य में स्थित है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सुपारा यह महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। और एरागुंडी जो है यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इसके बाद है गिरनार, यह गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। देखिए, अशोक के लघु शिलालेख ब्रह्मगिरी यह मैसूर के चीतल दुर्ग में स्थित है। सिद्धपुर यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिन रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। अहरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। सारोमारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नेतूर यह कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। भाबरू यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की यह रायचूर जिले में स्थित है। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा।
अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत और ताम्रपर्णी बताए गए हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख। अशोक के लघु स्तंभ लेख सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित हैं, याद रखिएगा। देखिए, सांची यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। दूसरा है सारनाथ में, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुमनीदेई ये नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी प्रयागराज यानी पूर्व में इलाहाबाद के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। वैशाली केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। अशोक के गुहा लेख। अशोक के गुहा लेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख जो है प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी की भाषा जो है प्राकृतिक तथा ब्राह्मणी लिपि में है। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी है। ठीक है, यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं या उत्कीर्ण पाए गए हैं। इन स्थानों के जो नाम है, कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद में अकबर के द्वारा लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। यह मध्य युगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली लाया गया। इसके बाद है लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में है। इसके बाद है रामपुरवा स्तंभ लेख, चंपारण बिहार राज्य में है। प्रांतीय प्रशासन के बारे में अगर डिस्कस करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या जो है 5 हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रांत और राजधानी का नाम दिया गया है। प्राचीन यानी मध्य प्रदेश का राजधानी पाटलिपुत्र, उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी और कलिंग का तोसली। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रांतों यानी चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिला में विभक्त थे, जिन्हें आहार या विषय जो है कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। कौन? स्थानिक। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल के द्वारा जो है चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पियों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जनगणना करता था। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण और षष्ठम समिति जो है बिक्री कर व्यवस्था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जो कह सकते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिलाधिकारी और एंटीनोमोई नगर आयुक्त थे। सैन्य व्यवस्था जो था, सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी, जो सैन्य विभाग के द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंधन की सर्वोच्च अधिकारी जो था अंतपाल कहलाता था। सैनिक जो प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, इसे अंतपाल कहते थे। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से जो है सुसज्जित अजय सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट, मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में लगभग हो गई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी जो थे शासन संचालित करते रहे। इसके बाद देखिए अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भागों में बढ़ गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन जो है करता था, कुणाल शासन करता था पश्चिमी भाग पर, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का समाप्ति हो गया। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य जो है इसका अंत हो जाता है। इसके बाद है शुंग वंश। मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध का जो है शासक बन बैठा। 184 ईसा पूर्व इसका समय है और उसने उपाधि जो है, उसकी जो उपाधि थी वो सेनानी थी। उसने उपाधि सेनानी को जो है ग्रहण किया। उसने यवन आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम का जो है ये नाटक है, इसकी रचना की। किसने? कालिदास ने। देवभूति इसी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद है कण्व वंश। कण्व वंश, देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी जो है शासक था। इसके बाद है कुषाण वंश। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का जो है शासन रहा। किसका? लिच्छवियों का। इसके बाद है गुप्त वंश। समुद्रगुप्त का प्रयास प्रशस्ति, कुमार गुप्त का विलसंड स्तंभ लेख और स्कंद गुप्त का भित्री स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्री गुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज का जो है उपाधि धारण की। किसका? महाराजा धीराज का। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राजाभिषेक यानी 319 ईसा पूर्व के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। किसकी? गुप्त संवत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। इसके बाद समुद्रगुप्त। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे जो है प्रक्रमांक, क्या याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र, पराक्रम और सर्वराजोचिता आदि उपाधियां प्रदान की गई है। इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को जो है विजित किया, 9 राजाओं को जीता। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। इसके बाद है रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है रामगुप्त का। इसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों या उपाधियों से भी जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी और कुबेर नागा से विवाह किया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों या उपाधियों से भी जाना जाता है और इसने ध्रुव देवी और कुबेर नागा से जो है विवाह किया। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौ स्तंभ लेख पर चंद्र शासक के द्वारा सिंध के
पार बहालिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्ण है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फायान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। लगभग 14 वर्ष ये भारत में रहा। कौन? फायान। और किसके समय में इसने भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न जो थे विराजते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर और वररुचि जैसे विद्वान शामिल थे। इसके बाद कुमार गुप्त। ठीक है, इसके बाद कुमार गुप्त प्रथम का समय आता है। मंदसौर अभिलेख यानी वत्स भट्टी रचित प्रशस्ति से कुमार गुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमार गुप्त के शासन काल में पुष्य मित्रों का जो है आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमार गुप्त ने स्कंद गुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुई थी। कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद स्कंद गुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंद गुप्त ने मलेच्छों यानी हूणों के आक्रमण को जो है विफल कर दिया था। मलेच्छों के आक्रमणों को इसने विफल कर दिया था। उसने सुदर्शन झील यानी याद रखिएगा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये झील जो था सुदर्शन झील ये निर्मित था। और काहोम अभिलेख के अनुसार अगर बात करें तो उसकी उपाधि सक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। इसके बाद गुप्त काल का उत्तरार्ध। गुप्त काल का उत्तरार्ध है। चीनी यात्री सुंग यून ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक यानी लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहा। ह्वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बलादित्य ने मिहिर कुल यानी हूण को पराजित किया था। स्कंद गुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमार गुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंह गुप्त, बलादित्य और वैन्य गुप्त कुमार गुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। और इसके बाद पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। समय है 750 से 770 ईस्वी। गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे जो है स्थित था। इसके बाद है धर्मपाल। इनका समय 780 से 810 ईस्वी है। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश थे ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण कर इंद्राद युद्ध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कनौज के सिंहासन पर बैठाया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय यानी वत्सराज का पुत्र ने मुंगेर तक का क्षेत्र जो है कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। याद रखिएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंतिचक गांव में स्थित है। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोढ़ल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। इसके बाद है देवपाल। इनका समय है 810 से 850 ईस्वी। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किए। तो याद रखिएगा। इसके बाद है महिपाल प्रथम। इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था।
बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर, बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा। इसके बाद है रामपाल। रामपाल जो है इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। कैवर्त विद्रोह, कर्नाट वंश। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर जो है आक्रमण किया तथा नालंदा, विक्रमशिला और महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया कि किस तरह से आपको पीडीएफ को प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।